नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। यूएन रिपोर्ट के बाद एसआईआर पर घमासान, ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर। सीएजी रिपोर्ट से लाडकी बहन योजना में घोटाले के आरोप, करोड़ों खर्च पर सवाल। क्या यही है गुजरात मॉडल? शिक्षा रिपोर्ट ने खोली स्कूलों की चौंकाने वाली सच्चाई। टिकट कटने के बाद दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी नेताओं से नहीं हो पाई मुलाकात। ईरान पर अमेरिकी हवाई हमला, 1 की मौत, 4 घायल, तनाव और बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेषज्ञों ने भारत के एसआईआर पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए। उनका दावा है कि इसका सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ा, खासकर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर चिंता जताई गई। ये रिपोर्ट 1 मई 2026 को भारत सरकार को भेजी गई थी। सरकार से 60 दिनों में जवाब मांगा गया था। विशेषज्ञों ने कहा कि नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह साफ नहीं दिखती। रिपोर्ट में एआई सिस्टम के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों के नाम छोटी छोटी गलतियों पर हटाए गए, जैसे नाम की स्पेलिंग में फर्क। कई लोगों को दस्तावेज जमा करने का पर्याप्त समय भी नहीं मिला। अगर किसी का नाम हट गया तो राहत पाने का रास्ता भी आसान नहीं था। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम का भी जिक्र है। दावा किया गया कि वहां हटाए गए 95% मतदाता मुस्लिम थे, जबकि उस सीट पर मुस्लिम मतदाता करीब 25% हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ नेताओं के बयान माहौल को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों वाली भाषा पर चिंता जताई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारतीय मुस्लिम नागरिकों को भी संदेह के दायरे में लाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत से 7 सवाल पूछे हैं। इनमें हटाए गए मतदाताओं का पूरा आंकड़ा भी मांगा गया है। साथ ही अपील की प्रक्रिया और गलत तरीके से हटाए गए लोगों को राहत कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। यूएन रिपोर्ट के बाद टीएमसी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि लाखों मतदाता वोटर लिस्ट से गायब हो रहे हैं। उनका आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान की भावना के खिलाफ है। सागरिका घोष ने एआई के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जवाबदेही के बिना फैसले लिए जा रहे हैं, इससे अल्पसंख्यकों पर ज्यादा असर पड़ा है। उन्होंने चुनाव आयोग की भी कड़ी आलोचना की, साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्तों पर भी तंज कसा। उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता की समझदारी और प्रतिभा की चर्चा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। सीएजी ने लाडकी बहन योजना में खर्च और वित्तीय गड़बड़ियों पर सवाल उठाए। सीएजी के मुताबिक योजना में तय बजट से ज्यादा खर्च हुआ। करीब 3,541 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए, लेकिन इसका कोई साफ कारण नहीं बताया गया। रिपोर्ट में फंड के इस्तेमाल पर भी सवाल हैं। बताया गया कि बड़ी रकम निकालकर अलग खाते में रख दी गई, लेकिन उसका तुरंत इस्तेमाल नहीं हुआ। सीएजी का कहना है ये वित्तीय अनुशासन के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक योजना से महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलते हैं, लेकिन इसके बजट और खर्च में बड़ा अंतर दिखा। सीएजी ने इसे वित्तीय प्रबंधन की बड़ी कमी बताया। रिपोर्ट में पुरानी गड़बड़ियों का भी जिक्र है। जांच में 12,000 से ज्यादा पुरुष लाभ लेते मिले, बाद में उनके नाम सूची से हटाए गए। करीब 2,400 सरकारी कर्मचारी भी योजना का लाभ लेते पाए गए। इतना ही नहीं, पिछले साल 8 लाख महिलाओं की मदद भी घटाई गई। उन्हें 1,500 की जगह सिर्फ 500 रुपए मिले। सरकार ने कहा था कि उन्हें दूसरी सरकारी योजना का भी लाभ मिल रहा था। अब सीएजी की रिपोर्ट के बाद ये योजना फिर सवालों के घेरे में है। राम जन्मभूमि मामले के पूर्व याचिकाकर्ता महंत बाबा धर्मदास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर सरकारी नियंत्रण स्वीकार नहीं होगा। उनका कहना है कि वहां संतों की परंपरा बनी रहनी चाहिए। महंत धर्मदास ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए लंबा संघर्ष हुआ है। इस आंदोलन में संतों की बड़ी भूमिका रही, इसलिए इसकी परंपरा भी संतों के हाथ में रहनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी सरकार वहां अपना नियंत्रण स्थापित न करे। उनका कहना है कि राम जन्मभूमि की व्यवस्था संत परंपरा के अनुसार ही चलनी चाहिए। इसी मांग के साथ उन्होंने सरकार को अपना संदेश दिया। आरएसएस ने राम मंदिर दान विवाद पर चिंता जताते हुए एसआईटी पर भरोसा जताया है। ये मुद्दा बेलगावी की 3 दिन की बैठक में उठा। नेताओं ने कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। बैठक में जांच पर भी चर्चा हुई। आरएसएस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एसआईटी पर भरोसा जताया। उम्मीद जताई गई कि जांच जल्द साफ नतीजे देगी। आरएसएस ने कहा कि जांच ट्रस्ट के अनुरोध पर शुरू हुई थी। साथ ही श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा ध्यान रखने की बात कही। मंदिर की व्यवस्था भी उसी हिसाब से चलाने पर जोर दिया गया।
गुजरात की स्कूली शिक्षा पर नई रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दावा है करीब आधे छात्र 12वीं तक नहीं पहुंचते, यानी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। UDISE रिपोर्ट के मुताबिक केवल 54.5% छात्र 12वीं तक पहुंचते हैं, बाकी 45.5% छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 12.5% बताई गई है। यह राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। रिपोर्ट में स्कूलों की हालत पर भी सवाल है। राज्य के 58 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है, फिर भी वहां शिक्षक तैनात हैं। वहीं 2300 से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि शुरुआती कक्षाओं में स्थिति बेहतर दिखती है, लेकिन आगे बढ़ते ही छात्रों की संख्या घटने लगती है। अब यह रिपोर्ट गुजरात मॉडल की शिक्षा व्यवस्था पर नई सवाल खड़े कर रही है। दतिया उपचुनाव में टिकट कटे जाने के बाद दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा से दिल्ली में किसी बीजेपी नेता ने मुलाकात नहीं की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में किसी बीजेपी नेता से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने साफ कहा उन्हें किसी बैठक के लिए भी नहीं बुलाया गया। बीजेपी ने इस बार दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा दिल्ली गए थे, तभी उनके कई नेताओं से मिलने की चर्चा शुरू हुई। कहा गया कि उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन या अमित शाह से हो सकती है, लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई। अब उन्होंने कहा कि वो आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ नामांकन में मौजूद रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को फिर राज्य बनाने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि ये वादा चुनाव के समय किया गया था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे, ये भी कहा गया था कि ये मोदी की गारंटी है, अब उस वादे को निभाया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते को बड़ा सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि अगर संसद और जंतर मंतर से बात नहीं बनेगी तो क्या ट्रंप से गुहार लगानी पड़ेगी। आखिर में उन्होंने पीएम मोदी से अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यही वहां के लोगों की पुरानी और बड़ी मांग है। अफगानिस्तान ने भारत से कृषि सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच अहम बातचीत हुई। यह बैठक 6 दिन के दौरे के दौरान हुई। अफगान प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कृषि मंत्री अब्दुल्ला उमारी ने किया। उन्होंने भारत के कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। दोनों देशों ने कई नए क्षेत्रों में साथ काम करने पर चर्चा की। बातचीत में सिंचाई और पशुपालन भी शामिल रहे। कृषि अनुसंधान और किसानों की ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया। खाद्य सुरक्षा और बेहतर बीजों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को सहयोग जारी रखने का भरोसा दिया, खासकर जलवायु के अनुकूल फसलों पर मदद की बात कही। अमेरिका के नए हमले में ईरान में एक व्यक्ति की मौत हुई। ईरानी सरकारी मीडिया ने एक मौत की पुष्टि की। हमले में 4 लोग घायल भी हुए। बताया गया कि हमला दक्षिण पश्चिमी ईरान में हुआ। इसके बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया। दोनों देशों के बीच टकराव लगातार गहराता दिख रहा है। अमेरिकी सेना ने भी कार्रवाई की पुष्टि की। उसका कहना है यह हमलों का नया दौर है। यह कार्रवाई हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बाद हुई। अमेरिका का दावा है कि उसके कुछ खाड़ी सहयोगी भी निशाने पर आए थे। इसी के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.